हेलो फ्रेंड्स, पार्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग एक और मैराथन सेशन कवर कर चुके हैं जिसमें भी हमने संस्कृत की पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू हम लोग पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है और हमें कैसे संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व करना होता है, तो उसकी क्या ट्रिक और टेक्निक्स और कैसे हमें उसको बहुत ईजी वे में सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो 60 तक क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ कवर कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये आपकी यूथ की बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, और बट आपके ये आप ध्यान रखिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, ये आपका आई थिंक ये तो पैराग्राफ का है, ये 16 नंबर से आपका पेडागोजी स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए, कुशलम पठनम नास्ति, निम्नलिखित में से कुशलम पठनम नास्ति कौन सा जो कुशल यानी कि एक अच्छा पठन नहीं है। तो क्या पठन नहीं है? अगर मान लीजिए आप संरचनात्मक दृष्टि से पठन की क्रिया करते हैं तो वो कैसी है? वो एक कुशल पठन प्रक्रिया मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। कल्पनात्मक, वो भी मानी जाएगी। प्रगतिशील, वो भी एक क्या है? कुशल पठन है, कुशल पठन प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? सुचिंतम, सुचिंतम यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अब आप किसी प्रक्रिया में बार बार किसी चीज़ के ऊपर चिंतन ही करते रहेंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम बच्चे को एक ऐसी स्थिति में फंसा देंगे, क्योंकि बच्चा क्या है, इतना चिंतन करने के लिए समर्थ नहीं होता। हमें तो उसे ऐसी एक टीचिंग एड्स प्रोवाइड करानी है जिसके माध्यम से वो बहुत ही सरल तरीके से क्या कर सके, वो पठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। ठीक है, तो यानी कि ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सुचिंतनम हमें नहीं करवाना है क्योंकि बच्चा इसके लिए समर्थ नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को जरा पूरा देखेंगे। जो प्रश्न लिखा है, व्यापकम वाचनम यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग जिसे कहा जाता है, अधोलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति। तो व्यापकम वाचनम से निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है? अब जरा पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इससे संबंधित नहीं है एक्सटेंसिव रीडिंग से। ठीक है, एतेन पठनस्य अधिकम आनंदम आनंदः लभ्यते, इससे मतलब इस प्रकार से पढ़ने से क्या होता है, अत्यधिक आनंद की प्राप्त होती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब पढ़ने में ध्यान लगने लगे ना तो हमें पढ़ने में भी क्या आता है, मजा आता है। ठीक है, एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति येन गंभीर बोध भवति, क्या हम बहुत ही बारीकी से उस विषय का पठन करते हैं जिससे हमें क्या होता है, गंभीर बोध भवति, अर्थात उसका गंभीर कह सकते हैं गहराई से उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बच्चे को गहराई से बहुत ज़्यादा गहराई में ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि बच्चे को क्या कीजिए, बच्चे को थोड़ा सा मतलब मनोरंजन के साथ उसको क्या करवाइए, उसको पठन प्रक्रिया वाचन प्रक्रिया उसको करवाइए। ठीक है, एतेन भाषा अधिगमस्य वृद्धि भवति, तो देखिए जब हम वाचन की प्रक्रिया करा रहे हैं तो भाषा अधिगम में तो वृद्धि होगी होगी। और लास्ट वन ऑप्शन देखेंगे, एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थकम अस्ति, तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि सामान्य बोध होता है बच्चे को, अर्थ सामान्य रूप से हो सकता है। लेकिन आप कहें कि बहुत विषय का हम लोग गंभीर रूप से अध्ययन कर रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि केवल रीडिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है कि वो व्यापक वाचनम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम अस्ति, अगर आपसे लेखन की प्रक्रिया के उपागम के रूप में पूछा जाए कि उसके लक्ष्य के रूप में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? लेखन प्रक्रिया की बात हो रही है, वो ध्यान रखेंगे। और उसके लक्ष्य के रूप में से आप सबसे जो मुख्य बिंदु है किसे मानते हैं? केवल प्रक्रियायाम, केवल लेखन की प्रक्रिया को, केवल परिणाम में केवल परिणाम को, या फिर उभय प्रक्रिया को भी और परिणाम को भी। तो नॉर्मल सी बात है। देखिए, ये एक आप ट्रिक भी समझ सकते हैं कि जहाँ पहले कहीं ऑप्शन अगर अलग अलग दिया हो और नीचे वहाँ उभय करके दे दिया जाए तो 90% उसी ऑप्शन के सही होने की क्या होती है, संभवता होती है। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, लेखन की प्रक्रिया के उपागम को भी क्या बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, और उसके परिणाम को भी हम क्या करेंगे, अपना लक्ष्य मानकर
हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। और सुंदर हस्ताक्षराणी, तो हस्ताक्षर की कोई बात नहीं है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, लेखन प्रक्रिया की हो रही है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखिए केवल ही, केवलम शब्द लगा हो, ही शब्द लगा हो, तो वो ऑप्शन वैसे ही क्या हो जाते हैं, वो ऑप्शन पेडागोजी के अगर दृष्टिकोण से देखे जाए तो गलत हो जाते हैं। जिसमें केवलम या अकेले यही या केवल यही या ही, इस प्रकार के अगर शब्द जुड़े होते हैं तो वो आपका ऑप्शन वैसे ही निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 19वें नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखेंगे। भाषाया पाठ्यक्रमे साहित्यस्य सन्निवेशे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति। नास्ति को बहुत ध्यान से देखना कि जिसमें अगर नास्ति लग जाए तो इसका मतलब है कि अपने को क्या बताना है, अपने को ये बताना है कि उनमें से कौन सा मतलब उससे नेगेटिव पॉइंट है। नास्ति का मतलब है कि उस जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे संबंधित नहीं है। तो देखो, भाषा या पाठ्यक्रमे साहित्यस्य, भाषा के पाठ्यक्रम में जो भाषा का साहित्य उसको जो सन्निवेश किया गया, जो उसे शामिल किया गया है, तो शामिल करने के लिए मतलब निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है, मतलब कि बाकी 3 आपके पॉजिटिव पॉइंट होंगे और एक आपका कैसा होगा, निगेटिव पॉइंट होगा। तो क्यों भाषा के पाठ्यक्रम में भाषा के साहित्य को हम लोग शामिल करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एतत् केवलम। देखिए अभी जस्ट ही मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर किसी ऑप्शन में आपका केवलम या केवल यही या ही, इस प्रकार के, अकेला यही, इस प्रकार के शब्द जुड़े आ जाए तो वो ऑप्शन मान लीजिए बिल्कुल कैसा है, नेगेटिव है। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए केवल एक शब्द के देखने से ही आप अपने प्रश्न का उत्तर पता लग सकते हैं। 99% आपका यही ऑप्शन है, लेकिन हम लोग बाकी के 3 भी पढ़ेंगे। क्या हम लोग भाषा में साहित्य को इसलिए शामिल करते हैं कि बच्चे का क्या हो, केवल श्रवण और संभाषण कौशल पोषित हो सके और मतलब उसमें वृद्धि हो सके, क्या केवल इसलिए हम लोग साहित्य को इंक्लूड करते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। केवल यही रीजन नहीं होता, ये रीजन तो होता है, लेकिन कहीं केवल यही रीजन है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति। तो देखिए विश्वसनीय क्या, जब साहित्य है, साहित्य का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल में ऐसा हो चुका है, तो नॉर्मल सी बात है, वो कैसी है, विश्वसनीय सामग्री है, बिल्कुल ठीक है। मतलब सत्य पर आधारित घटनाएं उसमें सम्मिलित होती हैं, तो बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा करने के लिए भी हम लोग साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। एतत् अन्येषां संस्कृति ज्ञातुम छात्राणाम, नॉर्मल सी बात है, साहित्य के माध्यम से ही भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में छात्रों को ज्ञान होता है। और लास्ट वन ऑप्शन देखेंगे, व्यक्तिगताम प्रतिक्रियाम दातुम एतत् छात्रान प्रोत्साहित। और हम क्या करती हैं, व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार, मतलब जो बच्चों को इस प्रकार की, मतलब साहित्य से बच्चों को परिचय कराकर, तो बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आपने देखा केवल एक ही ऑप्शन आपका नेगेटिव है, और नास्ति का मतलब है जो आपसे ये कह रहा था कि जो इस प्रश्न से संबंधित बिंदु नहीं है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे इसके बाद। चलिए अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, अध्ययनस्तेषु का उक्ति समीचीनाम अस्ति। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो युक्ति है वो क्या है, उक्ति समीचीनाम अस्ति, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से सहायता करती है, समर्थ है, सही है, ठीक है, सहायक है, आप ऐसा बता सकते हैं। अध्ययन के लिए कौन सी उक्ति सहायक है, ठीक है। आप बताइए जरा कौन सी युक्ति सहायक है। किसके लिए, अध्ययन के लिए बताना है, ठीक है। अध्ययन के लिए का उक्ति, कौन सी युक्ति जो दी गई है उनमें से समीचीन यानी कि सहायक है, ठीक है। जरा आप पढ़ेंगे। अब क्या क्या करते हैं, विराम चिन्ह वाक्यार्थ बोधेन सहायम कुर्व। जो विराम चिन्ह होते हैं वो वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होते हैं, तो ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल बात तो सही है। अध्ययन में क्या सहायता होती है, तो विराम चिन्ह जो है वो वाक्य के अर्थ को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सही है। वाक्यार्थ बोधे विराम चिन्ह नाम कोअपि प्रभाव नास्ति। क्या विराम चिन्हों का वाक्य के अर्थ का बोध करने में कोई भी प्रभाव नहीं होता? तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर विराम चिन्ह नहीं होंगे तो वाक्य का मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अगला देखेंगे, पाठस्य सौंदर्य वृद्धौ विराम चिन्हम सहायम भवति। क्या पाठ के केवल सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए विराम चिन्ह जो है वो सहायता करते हैं? ऐसा नहीं है कि केवल
हम पाठ्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से ही हमें उस वाक्य का जो शुद्ध अर्थ है वो समझ में आता है। ठीक है, अगला देखेंगे, पाठनस्य पठन समय विराम चिन्हानि प्रवाहे बाधाम, क्या ये पाठ को पढ़ते समय विराम चिन्ह बाधा उत्पन्न करते हैं? ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो सहायक और सहायता और करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समीचीनाम अस्ति, यानी कि कौन सा जो अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा जो है सहायक है? तो बताओ, विराम चिन्ह क्या करते हैं? वाक्य के अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे भी प्रश्न आ जाए, बट अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विराम चिन्ह क्या करते हैं, तो अब आगे से कोई भी प्रश्न आ जाए समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया ध्यानम ददाति। अगर छात्र का क्या करना है, लेखन कौशल का आकलन करना है। देखिए, लेखन की बात हो रही है और लेखन में आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर आप ध्यान देंगी उसका जब आकलन करेंगी तो। ठीक है, शुद्ध वर्तनी व्याकरण जो मतलब एक तरीके से कहते हैं शुद्ध वर्तनी पर आप ध्यान देंगी। तो देखिए, बच्चा है, बच्चे की अगर हम लोग शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देने बैठ जाएंगे तो हो सकता है उसके पूरे ही लेख में क्या निकाल दें, हम गलती निकाल दें। तो प्राथमिक स्तर पर हम लोग शुद्ध वर्तनी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे शुद्धता पर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, पूरा फोकस उसी पर नहीं रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, विचाराणाम अभिव्यक्तियों। देखो, बात किसकी हो रही थी? लेखन कौशल की। लेखन कौशल का मतलब ही है कि बच्चे ने उसमें लिखा क्या है, बच्चे ने जो टॉपिक उससे दिया गया है उससे संबंधित बात उसमें लिखी भी है या नहीं। तो सबसे मुख्य बिंदु यही हो जाता है कि जो लेखन के लिए आपने उसको टॉपिक दिया है उसने उससे संबंधित उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। सबसे मुख्य बिंदु यही होता है, तब हम वर्तनी वगैरह पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मुख्य अगर रूप से आप आकलन कर रही हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उसने क्या विचारों की अभिव्यक्ति की है, टॉपिक से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखिए, ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 इत्यस्य मार्ग निर्देशकत्वेषु अधोलिखितेषु कस्य समावेशनम नास्ति। यानी कि 2000 जो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 है ओ उसके अनुसार क्या, मतलब जो उन्होंने जो मार्ग निर्देशक दिए हैं उनमें से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है, जरा देखेंगे फटाफट से। ज्ञानस्य विद्यालय बहि जीवनेन सह सम। देखो, विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है कि शिक्षा तो भले ही हम विद्यालय के अंदर देने हैं, लेकिन उस शिक्षा को क्या कर दीजिए, उस ज्ञान को उसके दैनिक जीवन से, उसके बाहरी जीवन से जोड़ दीजिए। बिल्कुल ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, कंठस्थीकरण पद्धति अधिगमनस्य पृथक्करण। बिल्कुल ये बात सही है कि कंठस्थीकरण की जो प्रक्रिया है वो पद्धति और अधिगम की प्रक्रिया से कैसी है, पृथक है, दोनों एक दूसरे से कैसी हैं, अलग हैं। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित इत्यादि। क्या राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 और वो भी क्या कहे कि पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, जो कुछ भी चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो निगेटिव है। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, शामिल नहीं है, नास्ती वाला पूछा था। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न क्या कहा, अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट, प्रश्न अभी इस तरफ के भी रह गए हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे जरा। येन वस्तु स्थिति शब्देन चित्रम क्रियते यथा किम अभवत, कदा अभवत, कुत्र अभवत, कार्यकलाप उद्दीपनम किम आस्ति, तथा च कार्यस्त अंतः कथम अभवत इत्यादि तद अस्ति। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा समझेंगे पहले इसमें क्या कहा जाता है। जब किसी क्या है वस्तु स्थिति में क्या किया जाए, उसका शब्दों के माध्यम से चित्रण किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो जैसे किम अभवत यानी कि क्या हुआ, कदा अभवत यानी कब हुआ, और कुत्र अभवत यानी कि कहाँ हुआ। ऐसी क्रियाकलाप के माध्यम से अगर कोई प्रक्रिया कराई जा रही है तो निम्न में से आपसे ये पूछा जा रहा है हम किस प्रकार की जो क्रियाकलाप है उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये बताना है। तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं जरा देखेंगे। परियोजना, हमने किसी प्रकार की परियोजना तो नहीं बनाई है यहाँ पे। और देखेंगे परिमाप दंडन भी नहीं है। तो यहाँ हम क्या आएंगे, आवंटनम की प्रक्रिया, क्या आवंटनम, यहाँ कोई असाइनमेंट भी नहीं दिया गया है,
आवंटनम, हाँ कोई असाइनमेंट भी नहीं दिया गया यहाँ पर। अगला देखेंगे उपाख्यानात्मकम अभिलेखनम, यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा था ना, आपको क्या करनी है, उपाख्या करनी है, यानी कि उन बिंदुओं पर आपको क्या करना है, एक अभिलेखन करना है, एक लेख लिखना है उस वस्तु स्थिति को समझकर। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में से कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, सी वाली अपनी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की जा रही है। ठीक है, उपाख्या करनी है, वर्णन करना है उसका। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न क्या है, छात्राः भाषायां किं कुर्वन्ति इति दर्शयितुम् अध्ययनस्तेषु किं श्रेष्ठं प्रमाणम् स्यात्। जरा समझेंगे क्या कहा जा रहा है। अगर हम लोग छात्रों के भाषा संबंधी क्या करें, कार्य को दिखाने के लिए, अगर कार्य को दर्शयितुम यानी कि देखने के लिए निम्न में से सबसे युक्त जो प्रमाण आप किसे मानेंगे, मतलब सबसे उक्त जो श्रेष्ठ प्रमाण है वो क्या होगा निम्न में से, जरा देखिए। अगर हम क्या करवाना चाहते हैं, छात्र का भाषा संबंधी दर्शयितुम अध्ययनस्तेषु, मतलब आप ये समझ लीजिए एक तरीके से भाषा संबंधी कार्य को दिखाने के लिए हमें कोई श्रेष्ठ प्रमाण प्रस्तुत करना है, तो हम क्या करेंगे, परीक्षाएं अंक, क्या हम उसके परीक्षा के अंकों को देखेंगे। अगर हमें उसके भाषा संबंधी अध्ययन को देखना है तो क्या केवल अंक देख के आप कह सकते हैं बच्चा भाषा में कैसा है, पारंगत है, या फिर छात्रै लिखिता कविता परिच्छेदाश्च, या फिर छात्र से जो लिखिता यानी कि लिखने के माध्यम से, या छात्रों के लिखित कविता या जो परिच्छेदन है उससे संबंधित उससे प्रश्न है उससे लिखवा कर देखने से तब पता चल जाएगा। या फिर राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम, तो देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या का कोई काम नहीं है। भाषा लक्ष्याणी उद्देश्यानी, तो यहाँ भाषा के उद्देश्य की भी बात नहीं हो रही, तो अपना इन ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा संबंधी देखना है तो कोई भी उससे क्या करवा लीजिए, लिखित कविता देख लीजिए, या फिर परिच्छेदन है जो भी उसके द्वारा किया गया है वो देख लीजिए, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 25वें नंबर का, जैसे ही आपका क्या नाम आ जाए, आपका अगर नाम आ रहा है वाइगॉस्की नाम आ जाए, तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि किससे संबंधित है, सामाजिक से संबंधित है। और जिस ऑप्शन में भी सामाजिक आया हो, सामाजिक और सामाजिक की क्या, सामाजिक के साथ अन्योन्य प्रक्रिया, ठीक है, समाज के साथ जोड़कर बालक को सिखाना, तो फटाफट देखो, तो सी ऑप्शन ही एक ऐसा दिख रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक भविष्य आदान प्रदान महत्वपूर्ण माध्यम भवती येन अधिगम भवती, की हमें समाज के साथ अन्योन्य क्रिया करा के बालक को क्या है, बालक को शिक्षा देनी चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वाइगॉस्की आ जाए तो वहाँ पे समाज के साथ अन्योन्य क्रिया देख लीजिए। ठीक है, 26वां देखेंगे फटाफट से। 26 में क्या दिया जा रहा है, सरल वाक्य एवं भाषाया शिक्षणस्य आरंभ, सरल वाक्यों के माध्यम से हम क्या करते हैं, भाषा के शिक्षण का आरंभ करते हैं। ठीक है, मतलब सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों से ही तो हम शिक्षा का क्या करते हैं, भाषा का आरंभ करते हैं। ठीक है, भवती न तो ध्वनिनाम तेषाम समष्ट्या व शिक्षण एवं कथनम ध्योतयति यत्, यानी कि देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम सरल वाक्यों के माध्यम से भाषा के शिक्षण को आरंभ करते हैं, ना कि ध्वनियों के, न ध्वनि समूह के माध्यम से। व शिक्षण एवं कथनम, तो इस प्रकार की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह किस प्रकार की, मतलब शिक्षण प्रक्रिया को यहाँ पर किस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया के विषय में हम यहाँ पर कह रहे हैं, वो हमें बताना है कि जिसमें हम लोग सरल वाक्यों के माध्यम से क्या कर रहे हो, भाषा के शिक्षण का आरंभ कर रहे हैं। अब जरा देखिए चारों ऑप्शन में से क्या सूट कर रहा है इस पे। हमने क्या किया, छोटे छोटे वाक्य की बात हो रही है, यानी कि संपूर्ण वाक्यानाम आधारेण विचार विनिमय भवती, तो नॉर्मल सी बात है, छोटे छोटे वाक्य बोल रहे हैं तो हम संपूर्ण वाक्य के आधार पर विचार विनिमय कर रहे हैं, यही वाला काम हो रहा है यहाँ पर। अगला देखेंगे, भाषा अधिग्रहण तो हो नहीं रहा क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राकृतिक वातावरण चाहिए। व्याकरण का उच्चारण अधिगम समान, तो उच्चारण वाली भी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं है। और फिर क्या था, विचार विनिमय से कहते व्याकरणम प्रमुख, व्याकरण का प्रमुख आधार नहीं है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न जो अपने को दिया गया है लास्ट हमारा कहाँ पे, यहाँ पे हमने 26 पे छोड़ा। अगला देखेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न है जो हमारा, देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न जो अपने को दिया है जरा आराम आराम से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, अध्ययनस्तेषु किम भाषा अधिग्रहणयो मूलभूत पार्थम वर्तते। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए भाषा अधिग्रहण
भाषा अधिग्रहण की बात की जा रही है, ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण और अधिगम दो क्या हैं, अलग अलग रूप हैं। भाषा अधिगम में क्या होता है, भाषा अधिगम में भाषा को हम विद्यालय के अंदर सीखते हैं, और भाषा अधिग्रहण में क्या होता है कि हम वहाँ पे जो भाषा है वो विद्यालय के अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भाषा अधिग्रहण है वो प्राकृतिक माहौल में होती है, और जो भाषा अधिगम है वो विद्यालय में होती है। तो मूलभूत पार्थ क्या है, तो मूलभूत पार्थ क्या होगा, भाषा या सामुख्यम, यानी कि भाषा को क्या करना, भाषा को संभाषण के माध्यम से सीखना। अगर मूलभूत पार्थ की बात की जाए तो इसका मतलब है कि क्या करना, भाषा को बिल्कुल कैसे सीखना, भाषा को संभाषण के माध्यम से सीखना, मतलब विचार विनिमय के आधार पर सीखना, ठीक है।